नमस्कार ओमकार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वीं लोकसभा के अंतिम कार्य दिवस पर बीते 5 साल के जो भी कामकाज हुए और सरकार की उपलब्धियां सबको गिनाया। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी बेहद कॉन्फिडेंट दिखे और उन्होंने कहा कि चुनौतियों का आनंद लेते हैं वो। यानी कि चुनौतियों का आनंद लेते हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या अभी कुछ और बाकी है मोदी के पिटारे में, ऐलान की लिस्ट में? और 2047 का जो विकसित भारत है, उसका विज़न, उसके बारे में कुछ और बताना है उनको? नहीं देखिए साढ़े 13 साल एज़ चीफ मिनिस्टर गुजरात में उनका कामकाज और 2014 से लेकर के 2024 तक यानी 10 साल तक बतौर प्रधानमंत्री उनका काम, वो अब देश की जनता के सामने भी है और दुनिया के सामने भी है। गुजरात को एक वाइब्रेंट राज्य की तरह उन्होंने स्थापित किया और एक गुजरात मॉडल के तौर पर पूरे देश के सामने वो इमर्ज हुआ। जिस तरीके से वहाँ पर देशी और विदेशी पूंजी निवेशकों ने पैसा खर्च किया, वो सबके सामने है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से अलग-अलग सेक्टर के लिए, अलग-अलग वर्गों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सामाजिक कल्याण पर उन्होंने जितना काम किया है, देश की जो प्रतिष्ठा है, उसको विदेशों में भी बढ़ाया है, ये सब हमारे सामने है। ख़ास तौर से अगर मैं उनके इन 10 वर्षों के कार्यकाल की कुछ बड़ी उपलब्धियों के बारे में बताऊँ, तो जिस तरीके से जिसे बड़ा ये माना जाता था कि अरे! ये कोई प्रधानमंत्री के स्तर की बातें हैं। जैसे घर-घर शौचालय, इसके अलावा स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग शौचालय, जो स्वच्छता अभियान उन्होंने चलाया, जो नौजवानों के लिए ख़ास तौर से जो नौजवान महिलाएँ हैं, उनके सशक्तिकरण के लिए जो मुद्रा लोन उन्होंने किए, जो 50 करोड़ के आसपास जन-धन खाते उन्होंने खुलवाए। इन सब को लेकर के मेक इन इंडिया को लेकर के, मेड इन इंडिया को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेकर के खूब उनकी मज़ाक उड़ाई गई। लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ख़ास तौर से जो महिला वर्ग है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उनको संबल देता है, उनको ताकत देता है। इसकी वजह है जिन घरों में बिजली के कनेक्शन नहीं पहुँचे थे, वहाँ बिजली के कनेक्शन पहुँचाए। जिन घरों में रसोई गैस नहीं थी और बहुत सारी महिलाओं की मृत्यु केवल चूल्हे के उस धुएँ की वजह से हो रही थी, ऐसी महिलाओं को, ऐसे परिवारों को उन्होंने बहुत बड़ी राहत दी। तो गैस सिलेंडर पहुँचना, गैस के कनेक्शन पहुँचना, एक आमूल-चूल परिवर्तन उनकी ज़िंदगी में आना, बहुत सारे परिवार, करोड़ों परिवार, करीब 4 करोड़ परिवार जो हैं अब ऐसे हैं, जिनको अपनी छत नसीब हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री की एक योजना है, उसके तहत उनको पैसा मिला है। पिछले दिनों जब वो अयोध्या की यात्रा पर गए थे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले, तो वहाँ पर एक ऐसे परिवार में वो गए थे और वहाँ उन्होंने बैठ कर के ऑन कैमरा उस महिला से बात की थी, पूछा था कि आपको रसोई गैस मिल गई है, ये घर आपको कैसे आपने कैसे बनाया? तो उन्होंने बताया कि ढाई करोड़ रुपया जो 2.5 लाख रुपया हमें अलग-अलग किस्तों में आप ही की गई इस स्कीम की वजह से मिला है। तो कहने का आशय ये है कि उन्होंने जो आम जन सामान्य था, उसके लिए काम किया है। अभी योजना आयोग की नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि करीब 24-25 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा से अब ऊपर उभर आए हैं और ये पूरी दुनिया मानती है। ये विपक्षी दलों के नेता माने या नहीं माने, श्रेय दें या नहीं दें। अब देखिए एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, वाटरवेज, एयरवेज कितने हवाई अड्डे नए बने हैं।
1000 एयरबस के ऑर्डर जो हैं वो भारत से अमेरिका और फ्रांस की कंपनियों को गए हैं। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। तो भारत जिस तरीके से 11वें स्थान से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आया है, बहुत बड़ा कैनवास है गिनाने के लिए और बहुत बड़ी अगर मैं उनकी उपलब्धियाँ गिनाऊँ, तो जम्मू-कश्मीर से 370 हटाया जाना, 35 ए को हटाया जाना। इसके अलावा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना, जिस जम्मू-कश्मीर में आए दिन मासूमों का लहू बहाया जाता था, अब वहाँ शांति है, अब अमन है। अब वहाँ के लोग उन दिनों को, उन काले दिनों को भूल जाना चाहते हैं। अब वो विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बहुत बड़े काम हुए हैं और अभी अगर हाल की मैं चर्चा करूँ, तो नई पार्लियामेंट में जो पहला काम किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो महिलाओं को 33% आरक्षण देने का विधेयक पारित करके किया था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो 10 साल का इनका कार्यकाल है, इसमें जिस तरीके से हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं, अभी तक तो हम छोटे-मोटे हथियारों के लिए भी इज़राइल पर, रूस पर, अमेरिका पर, फ्रांस पर निर्भर थे। अब कम से कम रक्षा सुरक्षा से जुड़े हुए 100 ऐसे अस्त्र-शस्त्र और उत्पाद हैं, जो हमारे अपने भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। एक डिफेंस कॉरिडोर कॉरिडोर जो है वो तमिलनाडु में बनाया गया है, एक डिफेंस कॉरिडोर जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो नरेंद्र मोदी के पास बताने के लिए बहुत कुछ है कि मैंने 10 सालों में किया क्या है। जी, और मोटे तौर पर उन्होंने पार्लियामेंट के इस मंच के माध्यम से देश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। उन्होंने बताया है कि भई हमने किया क्या है, हमने केवल लफ़्फ़ाज़ी नहीं की है। हमने हमने लोगों को घर दिए हैं, गरीबों का जीवन स्तर सुधारा है, 24-25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर के आए हैं। कोविड काल में जिस तरीके से लोगों का जीवन बचाया है, उसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। 140 करोड़ की आबादी का देश, अगर उस देश को सफलतापूर्वक वो कोविड के उस संकट से निकाल करके बाहर लाए हैं। और ये छोटी-मोटी बात नहीं थी मनविंदर जी, कि हमारा देश जिसकी मज़ाक उड़ाई जाती थी, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इनके पास तो आईसीयू भी नहीं है, वेंटिलेटर भी नहीं है, इनकी तो तैयारियाँ ही नहीं है। उस देश में अगर नरेंद्र मोदी के समय 2-2 कोवैक्सीन बनती हैं और कोविड ब वो बनता है, कोविशील्ड बनती है और ना केवल अपनी आबादी को बचाया है बल्कि दुनिया के 160 देशों से ज़्यादा देशों में वो सप्लाई की गई है और इसके अलावा चंद्रयान 3 को कौन भूल सकता है? तो हमने अंतरिक्ष में भी काम किया है। हमने हमारा डीआरडीओ से लेकर के इसरो तक ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है और एशियन गेम्स में 100 से ज़्यादा मेडल हमारे खिलाड़ी जीत करके आए हैं। तो आप आलोचना करने के लिए आलोचना करिए, जो आपको करना है वो करिए। लेकिन जो उपलब्धियाँ हैं, वो आप झुठला नहीं सकते हैं। बहुत सही कहा आपने। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोनों भाषणों से विपक्ष को आईने से धूल हटा करके बहुत अच्छे से उनको चेहरा दिखाया। इस हताशा से कांग्रेस अभी उभर भी नहीं पाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ब्लॉकबस्टर कर दिया। चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक जो हैं डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न की देने की घोषणा की। इससे तो मतलब विपक्ष जो था बिल्कुल बोलने लायक ही नहीं रहा। तो उनके इस ब्लॉकबस्टर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता आप सुन पा रहे हैं हूँ मुझे? इस जी हाँ, जी हाँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, बिल्कुल। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ आ रही है आवाज़ ठीक है, आपकी। ठीक है। कैरिए प्लीज़ कैरी ऑन। मैं मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ। अलग नज़रिया इस मायने में कि ये जो पद्म पुरस्कार होते थे, ये एक एलीट वर्ग तक सीमित कर दिए गए थे या जो हमें पसंद हैं या जो हमारी विचारधारा को प्रतिपादित करते हैं,
उनको संबल देते हैं, बस ऐसे लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाते थे। वो चाहे पद्मश्री हो, चाहे पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो। भारत रत्न की पूरी आप अगर लिस्ट उठा कर के देखें तो माथा पीट लेंगे। ऐसे-ऐसे लोगों को मैं ये नहीं कह रहा कि जिनको भारत रत्न दिए गए थे वो अयोग्य थे या भारत जी, रत्न के योग्य नहीं थे। लेकिन क्राइटेरिया क्या था आपका? क्राइटेरिया आपको तय करना होता है, क्या डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान बनाने वाली समिति के सर्वेसर्वा थे, उनको भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या सरदार पटेल को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए था? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए था? ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, ऐसे बहुत सारे बलिदानी थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, अपना सब कुछ दिया है। ऐसे तमाम लोगों की उपेक्षा की गई और आश्चर्य होता है ये जान कर के कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न ले लिया। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ही भारत रत्न ले लिया। जी, जी। चलिए राजीव गांधी को मरणोपरांत लेकिन वो भी एक प्रेशर होता है कि साहब ये जो गांधी नेहरू परिवार की एक विरासत है, कोई इनमें से छूट ना जाए, सबको भारत रत्न दे दो। तो क्राइटेरिया क्या है? राजीव गांधी 5 साल प्रधानमंत्री रहे, उनको तो आप भारत रत्न दे रहे हैं और जो पीवी नरसिम्हा राव 5 साल प्रधानमंत्री भी रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, आर्थिक सुधारों के जनक भी रहे, भारत को आर्थिक संकट से निकाल करके वो बाहर भी लेकर के आए, उनकी आप उपेक्षा करेंगे क्योंकि सोनिया गांधी उनको पसंद नहीं करती है। एग्ज़ैक्टली। डॉक्टर स्वामीनाथन का जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, 60 के दशक में अगर एमएस स्वामीनाथन का जो हरित क्रांति का पूरा रोड मैप था, वो देश के सामने ना आता, तो हम शायद आज तक भी जो हमारी कृषि के परंपरागत तरीके थे, उनमें ही फँसे रहते। उन्होंने आधुनिक तकनीक से खेती-बाड़ी करने का हमें मंत्र दिया। हम 60 के दशक से पहले जो अभी उस समय के बुजुर्ग जीवित हैं, वो जानते हैं कि उस काल में अमेरिका से आयातित एक लाल रंग के गेहूँ की रोटियाँ खाने के लिए अभिशप्त कर दिए गए थे, क्योंकि उतना जी, खाद्यान्न नहीं होता था। तो हरित क्रांति में इन्होंने काम किया। 2004 में इनके नेतृत्व में एक एमएसपी तय करने के लिए आयोग का गठन किया गया, जिसमें और भी बहुत सारे लोग थे। उसकी सिफारिशें 2006 में आ गई थी। 2006 में कौन प्रधानमंत्री था? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कांग्रेस की ही सरकार थी। 2006 से लेकर के 2014 तक स्वामीनाथन की वो रिपोर्ट, वो सिफारिशें दबा करके क्यों रखी गई? क्यों नहीं लागू की गई? अगर आप किसानों के इतने बड़े हमदर्द आज बनते हैं और आप बार-बार जो है किसान संगठनों को उकसा करके या वित्त पोषित करके या सुपारी दे करके बार-बार दिल्ली बुला करके यहाँ धरने प्रदर्शन करवाते हैं और तरह-तरह की जो है एक सीन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि जैसे नरेंद्र मोदी किसान विरोधी हों। अरे भाई! नरेंद्र मोदी कब आए हैं सत्ता में? 2014 में आए हैं और 2014 से लेकर के 2024 तक किसानों के लिए अलग-अलग बजट में जो उन्होंने प्रावधान किए हैं, जिस तरीके से कृषि बजट को बढ़ाया गया है और जो योजनाएँ तैयार की गई हैं और ज़मीन पर उतारी गई हैं, उन्हीं का नतीजा है कि आज किसानों को साँस आ रही है, उनके परिवारों को साँस आ रही है। ये जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, हर किसान के खाते में जो हर साल ₹6000 जा रहा है, ये अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे पीवी नरसिम्हा राव हों, चाहे स्वामीनाथन हों, जो दक्षिण से आते हैं, चाहे चौधरी चरण सिंह हों, ये तीनों भारत रत्न के वास्तविक मतलब हकदार थे। जी। इनका कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत बड़ा है। चौधरी चरण जी, सिंह जी। को जाट नेता के रूप में हमेशा जो है प्रचारित किया जाता जी, रहा, जी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका रसोइया जो है वो दलित था। बहुत कम लोग जानते हैं उनकी छोटी बेटी सरोज जो है, उसने एक दलित के साथ शादी की थी। बहुत कम जी। लोग जानते हैं
कि 1977 में जब जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने की नौबत आई तो राम नरेश यादव को ढूँढ करके उन्होंने मँगवाया था और एक अहीर को, एक यादव को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी थी। चरण सिंह जातिवादी कभी नहीं थे और चरण सिंह एक उच्च कोटि के वकील भी थे। चरण सिंह ने कई किताबें भी लिखी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक में पाठ्यक्रम में एक ज़माने में उनकी किताब रही थी। चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए, हालाँकि 2 कार्यकाल उनके रहे, दोनों बहुत ही अल्पकाल के रहे वो उनके मुख्यमंत्री के, लेकिन उस समय पटवारियों की एक हड़ताल हो गई थी। उन्होंने पटवारियों के बस्ते खूंटी पर टंगवा दिए थे। उन्होंने भूमि सुधार का काम किया। सैकड़ों, हज़ारों एकड़ ज़मीन एक-एक जमींदार के पास हुआ करती थी। वो सब उन्होंने काम किए और प्रधानमंत्री रहते हुए भी, उप प्रधानमंत्री रहते हुए भी, वित्त मंत्री और गृह मंत्री रहते हुए भी उन्होंने देश की सेवा की। उनकी उपेक्षा की गई, बाकी तो छोड़ दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने के लिए आडवाणी जी ने मनमोहन सिंह को एक चिट्ठी लिखी थी। मनमोहन सिंह ने उस चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, जब ये प्रधानमंत्री थे। आज ये सरकार, मोदी की सरकार, अटल जी को जो प्रधानमंत्री रहे 6 साल तक, उनको भारत रत्न दिया। लाल कृष्ण आडवाणी जो उप प्रधानमंत्री रहे और जिन्होंने देश की सेवा की, उनको भारत रत्न दिया। कर्पूरी ठाकुर जो पिछड़ों के, वंचितों के मसीहा थे बिहार में, उनको भारत रत्न दिया। ऐसे-ऐसे लोगों को आज ये सरकार सम्मानित कर रही है और मैं तो कभी-कभी अ, भाव विह्वल हो जाता हूँ ये देख कर के, जब पद्मश्री के सम्मान, पद्म भूषण के सम्मान, पद्म विभूषण के सम्मान ऐसे-ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, जो वास्तव में समाज की सेवा करते हुए जिन्होंने पूरी उम्र बिता दी। ऐसे-ऐसे अनजान, अज्ञात लोगों को ढूँढ-ढूँढ करके मोदी सरकार पद्म सम्मान दे रही है। ये वास्तव में उस सारी जो तिकड़मबाज़ी थी कि जो हमको प्रिय हैं या जो हमारी चापलूसी करते हैं, हम उन्हीं को पद्म पुरस्कार देंगे, उन चीज़ों से देश को बाहर निकाल कर के लाए हैं। अब जो वास्तव में जिनको ये पद्म पुरस्कार दिए जाने चाहिए, उनको दिए जा रहे हैं। बात सही कहा आपने। शनिवार को बजट सत्र के आखिरी दिन, जैसे ही जयंत चौधरी, जो चौधरी चरण सिंह के पौत्र हैं, उठे, वो चाह रहे थे कि धन्यवाद दें। उन्होंने बोलना शुरू किया। इसके बाद तो कांग्रेसी जैसे आग बबूला हो गए। मतलब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से कांग्रेस को इतनी आग क्यों लग गई? क्यों बौखला गए वो लोग? जयंत चौधरी का उद्बोधन या चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न तो एक बहाना था। उनकी कुंठा पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने को लेकर के है और वो सदन में दिखाई दी। पीवी नरसिम्हा राव के सोनिया गांधी से कभी भी मधुर रिश्ते नहीं रहे। पीवी नरसिम्हा राव रीढ़हीन या पपेट या कठपुतली प्रधानमंत्री नहीं थे जैसे मनमोहन सिंह थे या जी। जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। जब राजीव गांधी की श्री पेरुम्बदूर में लिट्टे के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी चुनाव प्रचार के दूसरे दौर में, तो उस समय ये हुँ, हुँ, संकट खड़ा हो हुँ। गया था, क्योंकि राजीव गांधी की हत्या के बाद जो दूसरे दौर का चुनाव हुआ था लोकसभा का जहाँ-जहाँ पूरे देश में, तो एक सहानुभूति की लहर थी और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में आ गई, हालाँकि पूर्ण बहुमत उसके पास नहीं था। बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुछ सांसदों को खरीदा, कुछ दूसरे कर्मकांड किए, जो हमेशा से कांग्रेस करती आ रही है और एक अल्पमत सरकार पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में गठित हो गई। हुँ, हुँ। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, वो बहुत पढ़े-लिखे, बहुत स्वाभिमानी और मतलब जो एक चापलूस परंपरा कांग्रेस के भीतर रही है कि 10 जनपद की परिक्रमा करिए, जी, जी। आपको इनाम मिलता रहेगा, आप गुड बुक हुँ, में हुँ। रहेंगे, वैसा उन्होंने नहीं किया। जैसे मनमोहन सिंह जाने जाते थे कि हर बड़ा फैसला लेने से पहले फाइल बगल में दबा करके 10 जनपद पहुँच जाते थे कि मैडम ये करूँ, ना करूँ। ऐसा पीवी नरसिम्हा राव ने कभी नहीं किया और सार्वजनिक मंचों पर भी जब सोनिया गांधी
कांग्रेस में कुछ भी नहीं थी और 1-2 प्रोग्राम्स में शामिल हुई, तो दोनों के बीच का तनाव साफ-साफ देखा जाता था। जी। पीवी नरसिम्हा राव की जब डेथ हुई, जी, उसके जी। बाद दैट उनके वाज़ हॉरिबल। पार्थिव देह को हुँ। कांग्रेस मुख्यालय तक लेकर के आया गया था जी, जी। कि कांग्रेस हुँ। मुख्यालय में रखा जाए क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री भी रहे हैं, आर्थिक सुधारों के जनक हैं, उनको ये सम्मान दिया जाना चाहिए। मैडम सोनिया गांधी की बिना इजाज़त के कांग्रेस का मुख्यालय के दरवाजे उनके पार्थिव देह के लिए भी नहीं खोले गए थे। जी, जी। पीवी नरसिम्हा राव का अंतिम संस्कार दिल्ली में भी नहीं होने दिया गया। जी, कह जी। दिया गया कि साहब हैदराबाद ले जाइए, वहाँ इनका अंतिम संस्कार करा दीजिए। हुँ, हुँ। पीवी नरसिम्हा राव वो शख्सियत थी जिनके अंडर में रह कर के मनमोहन सिंह ने बतौर वित्त मंत्री आर्थिक सुधारों का सूत्रपात किया क्योंकि ऐसा पीवी नरसिम्हा राव चाहते थे और चंद्रशेखर सरकार के समय देश का आर्थिक रूप से भट्टा बैठ गया था। सोना गिरवी रखना पड़ा था, तब जाकर के देश बच पाया था। पीवी नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधार किए, ग्लोबलाइज़ेशन का दौर था, इसलिए देश बचा और इनके बाद जितने प्रधानमंत्री हुए, चाहे देवगौड़ा हों, आई के गुजराल हों, आपके अटल बिहारी वाजपेयी हों, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह हों, सबने उन आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया, इसलिए आज हम मजबूत अर्थव्यवस्था हैं। इसलिए पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना बिल्कुल सही था, जिनकी उपेक्षा की थी कांग्रेस ने। भाई 10 साल आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव को आपने क्यों नहीं भारत रत्न दिया? या प्रणब मुखर्जी को क्यों नहीं दिया आपने? प्रणब मुखर्जी भी आप ही के अपने थे। आज नरेंद्र मोदी अगर प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दे रहे हैं, जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस की सेवा करते हुए बीती है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा तो उन्होंने की नहीं। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो मेरिट पर ये फैसला करती है कि एक्चुअल में सही में भारत रत्न कौन है? उस सम्मान के लायक कौन है? ये नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी अगर कांग्रेस के नहीं है तो हम उनको भारत रत्न नहीं देंगे या आडवाणी जी को नहीं देंगे या नानाजी देशमुख को नहीं देंगे या मदन मोहन मालवीय को नहीं देंगे। ये सारे काम लता मंगेशकर को भारत रत्न किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जी। और बिस्मिल्लाह साहब को दिया था जो शहनाई के जादूगर जी, थे। जी। सब ये ऐसी-ऐसी हस्तियों को भारतीय जनता पार्टी के समय में भारत रत्न मिला है। तो पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने से पूरी कांग्रेस खुंदक खाई हुई है। सोनिया गांधी से जब मीडिया ने पूछा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जी, गया है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आई नो, आई नो, आई नो ये कह कर के निकल गई। जी। क्या आप 20 सेकंड के लिए रुक कर के इसका वेलकम नहीं कर सकती थी? आप धन्यवाद नहीं कर सकती थी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का कि भई बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आपके खानदान को भारत रत्न मिल रहा है तो ठीक है। आपके खानदान के अलावा कांग्रेस में भी किसी को भारत रत्न मिल रहा है तो आप उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। देखिए कांग्रेस की बर्बादी इसी वजह से हो रही है। एग्ज़ैक्टली। ये अपने परिवार, अपने खानदान के अलावा बाहर के किसी व्यक्ति को सम्मान दे कर के राजी ही नहीं है और अगर अतीत में सम्मान दिए भी गए हैं, तो चापलूसों को दिए गए हैं। ये जो सम्मान दिए गए हैं 3 हस्तियों को, राजनीतिक नज़रिए से अगर देखें तो आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? नहीं, नहीं सवाल इम्पैक्ट का नहीं होता है। ये हुँ, हुँ। नहीं कि इसलिए नरेंद्र मोदी ने इन तीनों को या पाँचों को भारत रत्न दिए हैं, कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव कि इनसे कोई वोटों के भंडार उनकी झोली में आकर के गिर जाएँगे या सारे जो चौधरी चरण सिंह के प्रशंसक या समर्थक हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएँगे या आंध्र प्रदेश में अब कोई आंधी आ जाएगी और पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिए जाने से वहाँ भारतीय जनता पार्टी को कई सीटें मिल जाएँगी, ऐसा नहीं होगा। डॉक्टर स्वामीनाथन हो या लाल कृष्ण आडवाणी हो, कितने सिंधी हमारे देश में हैं। वो तो सिंधी समुदाय से आते हैं लाल कृष्ण जी, आडवाणी। तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आप कह सकते हैं कि पिछड़ों के मसीहा माने जाते हैं और बिहार में एक
सद्भावना भारतीय जनता पार्टी के प्रति और नरेंद्र मोदी के प्रति है। एक्चुअल में क्या है कि जब आप इस तरह के सुपात्रों को सम्मानित करते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान देते हैं, तो उसका ओवरऑल पूरे देश में एक मैसेज जाता है, एक परसेप्शन बनता है कि जी, एक वो हैं जो केवल जिनको वो पसंद करते हैं, उनको देते हैं। हुँ, एक ये हैं जो उनको देते हैं जो वास्तव में उसके पात्र हैं। तो एक मैसेजिंग गई है, उसका लाभ अगर किसी रूप में आप देखना चाहें, तो आप देख सकती हैं। नहीं जिस समय चौधरी चरण सिंह जी को ये घोषणा की गई तो उनके पुत्र ने ट्वीट किया, मन जीत लिया और अब ये भी माना जा रहा है कि 2 दिन में उनको जॉइनिंग करवाई जाएगी बीजेपी। इसलिए मेरा सवाल था। नहीं, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से जयंत चौधरी की एनडीए में एंट्री से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो जयराम रमेश ने सदन के भीतर खड़े होकर के जिस तरह की बदमज़गी करने की कोशिश की गई बहुत, है कि बहुत साहब ज़्यादा। अगर जाना है तो आप जाएँ। ये इस तरह की हरकतें, बोनी सोच, इस तरह के कमेंट, इस तरह की ट्रोलिंग कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं और इतनी बोनी सोच से ही आपकी आज ये हालत हो गई है। क्या ही अच्छा होता कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो भी सभापति से कहते कि साहब कुल मिलाकर के 5 हस्तियों को जो है भारत रत्न दिया गया है, टुकड़ों-टुकड़ों में पिछले 15-20 दिन में। हम भी इस पर जो है प्रसन्नता ज़ाहिर करते हैं, सरकार को बधाई देते हैं और जो उनको कहना था, आप कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी कह दीजिए, आप आडवाणी जी के बारे में भी कुछ कह दीजिए अगर कहना है। आप अच्छा लगे अच्छा कहिए, बुरा लगे बुरा कहिए। आप पीवी नरसिम्हा राव, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह के बारे में भी कुछ कह देते। लेकिन ये दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से अपंग हो चुकी है कांग्रेस। सोचने-समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये राजनीति करना ही भूल चुके हैं। जबकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनको राजनीति का पाठ पढ़ाने की कोशिश करते रहे और जब से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तब से तो इनको धो-धो करके धोबी पाठ से इनका बुरा हाल कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी के धोबी पाठों से भी कुछ सीखने को तैयार नहीं। एग्ज़ैक्टली। मोदी को लेकर के महाराष्ट्र में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे और जैसे कि हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में अ, राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी के तो सुर थोड़े-थोड़े बदले हुए हैं। नीतीश कुमार पहले ही एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं और शनिवार को अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया कि वो पंजाब में सभी सीटों पे अकेले ही लड़ेंगे। ममता दीदी का आपको पता ही है। तो इंडी अलायंस में कुछ बचा हुआ देख रहे हैं आप? नहीं, इंडिया अलायंस नाम की चीज़ कुछ है नहीं हुँ, और उससे उम्मीद करना कि वो कोई देश की जनता के लिए सकारात्मक कुछ संदेश भेजेंगे या कुछ सकारात्मक करेंगे, ऐसा भी कोई उम्मीद करना मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा ही है। इनसे कोई अपेक्षा और उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब ये पटना में इकट्ठा हुए थे जून के दूसरे पखवाड़े में तो इनकी संख्या 16 थी। जब बेंगलुरु में गए तो 26 संख्या हो गई। जब मुंबई में थे तो 28 संख्या हो गई। जब दिल्ली में मीटिंग हुई वर्चुअल तो ये संख्या घट कर के 12 रह गई। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं तो अकेले ही चुनाव लड़ूँगी। मैं कांग्रेस को केवल 2 सीटें दे सकती हूँ, जहाँ से वो पिछले चुनाव में जीती थी। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं अरविंद केजरीवाल उन्होंने कह दिया कि चंडीगढ़, पंजाब में हम कोई तालमेल नहीं कर रहे। जब आप पंजाब और चंडीगढ़ में नहीं कर रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी नहीं करेंगे। ये भी तय हो गया है। इसी हुँ, तरीके से अखिलेश यादव ने एक तरफ़ा पहले 7 सीटें आरएलडी को देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद 16 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये महाराष्ट्र में सिर्फ हवल चल ही रही है। वहाँ कांग्रेस को भी 25 सीटें चाहिए, वहाँ शिवसेना को भी 26 सीटें चाहिए। तो 25 और 26 कितनी होती हैं? 51 होती हैं।
महाराष्ट्र में कुल ही मिलाकर के 48 सीटें हैं। तो क्या अरब सागर की तरफ जो है चुनाव आयोग और सीटें बना करके इनको कहेगा कि साहब ये लीजिए 65-70 सीटें कर दी हमने, अरब सागर से चुनाव लड़ लीजिए। तो अलग-अलग राज्यों में इनका जो ये बेढंगा और बेसुरा राग है, ये ना पब्लिक पसंद कर रही है, ना ये एक-दूसरे की शक्ल देखने को तैयार हैं, ना ये एक-दूसरे को स्पेस देने को तैयार हैं, ना ये दूसरे दलों के लिए अपने-अपने राज्यों में सीट छोड़ने को तैयार हैं। अलग-अलग राज्यों के जो क्षत्रप हैं, आप ममता बनर्जी को ले लीजिए, आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आप शरद पवार को ले लीजिए, आप लालू यादव को ले लीजिए, जितने भी चेहरे हैं, ये सब कांग्रेस की कीमत पर ही आगे बढ़े हैं। इनका जितना भी जनाधार है, वो इसलिए बन पाया है क्योंकि कांग्रेस का जनाधार खिसका है और इन्होंने उसको ग्रैब किया है। अब ये अंतर्विरोध है कि ये सब इकट्ठा हो गए कि जी अकेले-अकेले लड़ेंगे तो मोदी मार देगा, वो तो जान से मार देगा। सब हुँ, इकट्ठा हो जाओ और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हम 400 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक-एक कैंडिडेट देंगे। दे दिया, हो गया। किसी राज्य में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। तो इंडी अलायंस बस ये फोटोग्राफर्स के लिए टीवी चैनलों की जो ये चाट पकौड़ी बेचने की दुकानें लग जाती हैं 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक वो बेचते हैं। कोई खोमचा लगाए हुए, कोई पानी हुँ। पतासे बेच रहा है, कोई समोसे बेच रहा है, कोई किसी तरह ये बस उनके जी, लिए जी। ठीक है। और जो जी, जी। दिल्ली का ये लुटियन मीडिया है, जो इकोसिस्टम है, उनके लिए ठीक है। जो सोशल मीडिया पर बेवजह लाठियाँ भाँजते रहते हैं, उनके लिए ठीक है। लेकिन ज़मीन पर ये कहीं नहीं है। हिंदुओं को व्यास तय करने में पूजा का अधिकार मिला तो कई लोग बड़े नाराज़ हो गए हैं। इस लिस्ट में ममता बनर्जी के मंत्री सदीकुल्ला चौधरी का नाम भी है। उन्होंने प्रदेश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर वो बंगाल आए तो लोग उनको वापस जाने नहीं देंगे। यानी ये सब चुनावी मेंढक हैं, निकल आते हैं, टर्र-टर्र करने लगते हैं। इसके बाद जी, जी। चुनाव जैसे खत्म होंगे तो उसके बाद ये फिर वापस कहीं बिलों में घुस जाएँगे, कहीं दिखाई भी नहीं देंगे। इनके इन बयानों का कोई मतलब है नहीं और ये बरसाती जो मेंढक हैं, ये चाहे कलीमुल्ला चौधरी हों, चाहे तौकीर रज़ा हों या हुँ, हुँ। असदुद्दीन ओवैसी हों, ये हुँ, सब हुँ। इनके समाज में भी कोई ख़ास असर और इज़्ज़त है नहीं। इनके कुछ गुंडे मवाली टाइप कुछ अराजक तत्व हैं, जो ये समय-समय उनको जुटा लेते हैं, थोड़ा बहुत प्रदर्शन-वर्दर्शन करके अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। इन सबको पता है, क्या कर लेंगे कलीमुल्ला या क्या कर लेंगे आपके ये रज़ा या क्या जी। कर लेंगे असदुद्दीन ओवैसी, इनकी अपनी कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं। कुछ-कुछ पॉकेट्स में इनका असर है, तो ठीक है, फ्रस्ट्रेशन है, निकल रहा है। चलते-चलते सर हल्द्वानी को ज़रा टच कर लेते हैं। लोकसभा में शनिवार को राम मंदिर के निर्माण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ, लेकिन देश के कुछ हिस्सों में ज़हर उगला जा रहा है। हल्द्वानी के बाद वेस्ट बंगाल तक देखा जा रहा है इस ज़हर को। और एक और बात है, हल्द्वानी की डीएम ने ये कहा कि जो भी कुछ वहाँ हुआ है, वो सब नियमानुसार हुआ है और जो ये गुंडागर्दी हुई है वहाँ 3 दिन पहले, ये सब साजिशन हुआ है। इसकी तैयारी 22 जनवरी से शुरू हो गई थी। ओवैसी ने भी लोकसभा में उसी तरीके का ज़हर उगला। आपका मैं इस पे कमेंट चाहती हूँ। चुनाव का समय है, ये वही जिनको मैं बरसाती मेंढक बता रहा था, ये सब लोगों को निकाल कर के एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह की छिताई-पिटाई हुई है हल्द्वानी में और जिस तरीके से वहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं और गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं, आज भी 5 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, उन सब जी। के नाम
किसी का अहमद है, किसी का गुलाम है, किसी का हुँ, हुँ। खान है, वही सब हैं। तो जी, वो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दिए हैं कि मेरी तीसरी सरकार के कार्यकाल में बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। बस इशारों में समझ जाइए कि जब लोकसभा चुनाव के बाद तीसरी बार वो शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रपति भवन में, उसके बाद बहुत बड़े और कड़े फैसले होने वाले हैं और ऐसे लोग जो समाज को बाँटने के लिए या देश को कमज़ोर करने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं और करवाते हैं, उनके लिए ये तीसरा कार्यकाल जो है, कोई शुभ संकेत लेकर के नहीं आने वाला है। वाक़ई इस बार काफ़ी बड़े और कड़े फैसले होने वाले हैं। सर आपने दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दी और मेरे शो के लिए आपने समय निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत जय धन्यवाद। हिंद, जय भारत। जय भारत।